है ना। तो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, तो ये थी चीज़ें आपको पहले वाले पार्ट में बता ही दिया गया है। तो लुईस 16वां ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोचते हैं कि उसने ऐसा किया होगा कि मतलब अपनी मर्जी से उसने बढ़ा दिए, बिना किसी की जनता है ना, बिना किसी की जनता की राय लिए अपनी ऐसे ही बढ़ा दिए? नहीं, ऐसे उसने नहीं बढ़ाई। प्राचीन राजतंत्र के तहत जो पहले राजतंत्र था, कौन सा तंत्र था पहले? राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजतंत्र नहीं, राजा का शासन। राजा का शासन जो होता था उसे हम क्या बोलते हैं? राजतंत्र बोलते हैं। तो जो फ्रांसीसी सम्राट था अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, है ना, अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसने स्टेट्स जनरल, जिसे हम, हाँ क्या है ये? स्टेट जनरल नहीं, जनरल, क्या लिखा हुआ है ये? जनरल। प्रतिनिधि सभा, इसे क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि सभा, इसे क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि सभा। स्टेट्स जनरल, इसे क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि सभा। तो जब प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों को मंजूरी लेनी पड़ती थी, इस सभा को बुलाया जाता था, है ना, और इससे क्या करना पड़ता था? इससे मंजूरी लेनी पड़ती थी। ठीक है, इसमें इस सभा के अंदर जो थे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, यानी पहला स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, है ना, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग कह सकते हैं, है ना। जो तीसरा वर्ग था वो कौन सा वर्ग था? मध्यम वर्ग हम उसे कह सकते हैं, जो तीसरा स्टेट। मजदूरी लेनी पड़ती थी। अब ये नहीं पता मैं क्या उस समय था बेटा, कितनी मजदूरी वहाँ की थी। किससे लेनी पड़ती थी? किससे मजदूरी लेनी पड़ेगी? जिसका काम करोगे उससे मजदूरी लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे अब किसी जमींदार के यहाँ काम कर रहे हो, है, तो मजदूरी हमसे थोड़े ना लेने आओगे, तो उसी जमींदार से लोगे, है ना। तो ये किससे? पहला स्टेट फर्स्ट, इसमें क्या होता था? सेकंड और थर्ड स्टेट के लोग आते थे, जो भी उनके मतलब मुख्य लोग होते थे, पदाधिकारी होते थे, है ना। तो स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। ये कैसी संस्था थी? राजनीतिक, पॉलिटिकल, हाँ, इंस्टीट्यूट, जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। इसमें तीनों अपने अपने प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। लेकिन सम्राट ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, है ना। जो सम्राट होता था, है ना, जो सम्राट होता था वही इस बात को निश्चित करता था कि इस बैठक को कब बुलाया जाए। ठीक, पूरी जो फ्रांस की क्रांति थी, क्रांति की जो जड़ है वो यही है। यहीं से समझो शुरुआत होती है। कैसे होती है देखो, इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। अंतिम बैठक, इसकी जो अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो 1614 ईस्वी में। कब बुलाई गई थी? 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। हाँ, फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। कब बुलाई थी सम्राट ने? 5 मई 1789, है ना। ये कब बुलाई थी बेटा? 5 मई 1789 में बुलाई। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सम्राट ने कर लगाने के लिए जो स्टेट जनरल है, प्रतिनिधि सभा है, कब बुलाई? तो उसमें कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो उसमें से ये ऑप्शन भी होगा। ठीक है, 15 मई 1789, सॉरी 5 मई 1789। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में, तो जो इनके पहले और दूसरे स्टेट के जो लोग थे, पहले स्टेट के कितने लोग थे? 300 लोग, 300 प्रतिनिधि आए इनके, है ना। और दूसरे स्टेट के भी कितने आए? 300 आए,
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के कितने कितने प्रतिनिधियों ने स्टेट जनरल में भाग लिया, या ये पूछा जा सकता है कि तीसरे स्टेट के लोगों ने, है ना, कितने लोगों के कितने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। तो इसमें कितने ने भाग लिया था? तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि इनके पीछे खड़े किए गए थे। कितने प्रतिनिधि खड़े किए थे? 600 प्रतिनिधि, है ना, 600 प्रतिनिधि, 600 प्रतिनिधि फिर खड़े किए थे इन्होंने। मतलब फर्स्ट और सेकंड में जितना था उतना हाँ, में खेले। उतने थर्ड में इक्वली था। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इनके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे, है ना। तीसरा जो स्टेट था, है ना, उसमें लोग ज़्यादा शिक्षित थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे। किसान, औरतें एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसका? किसान, औरतों और कारीगरों का। कौन कौन नहीं आ सकता था इसमें? किसान नहीं आ सकता था, किसान, कारीगर, और कौन नहीं आ सकता था? किसान, कारीगर, और तीसरा मैं बोल रहा हूँ हैं, और औरतें। किसान, कारीगर और औरतें। किसान, कारीगर, औरतें स्टेट जनरल में आने की उन्हें अनुमति नहीं थी, ठीक है। मैं इनको अनुमति नहीं थी। किसान, कारीगर और औरतें, कारीगर नहीं थी। फिर भी लगभग 4000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें और मांग की सूची बनाई गई थी, जिससे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। तो अब इन लोगों ने अपनी शिकायतें दी होंगी, भैया हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, जो भी इनकी समस्याएं थी, तो किन्हें दे दी गई? इनके प्रतिनिधियों को। कौन दे, किसे दी जाती? आज जैसा आज भी होता है ना, जो भी आज हमें, मतलब हमारी जो एक हमारे समूह की, हमारे समुदाय की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपने नेता को दिया जाता है। किसे दिया जाता था? किसे दिया जाता है? नेता को दिया जाता है। अपने रिप्रेजेंटेटिव, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नेता होते हैं, वही नेता ही तो प्रतिनिधि होता है हमारा, ना। हम ही लोग उससे चिंते हैं, और कोई हमारी समस्या होती है तो हम किसी के पास जाते हैं? अपने प्रतिनिधि के पास, यानी अपने नेता के पास जाते हैं, ठीक है। तो 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई थी। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। अब स्टेट जनरल जो था, प्रतिनिधि सभा थी, प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग को इस वर्ग को, इस वर्ग को, इस वर्ग को, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, एक मत यानी वोट देने का अधिकार था। तो इसमें क्या हुआ? लुईस 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। वो कहता था सिस्टम यही होना चाहिए, है ना, हम सिस्टम को इसी को रखेंगे। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। अब की बार जो भी लोग जाएं, ठीक है, सब पूरी सभा के द्वारा क्या कराया जाए? मतदान कराया जाए। वैसे क्या था? एक एक को मतदान करने की अनुमति थी, लेकिन अब की बार कह लिया भाई सब लोग मतदान कराने की अनुमति होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक रूसो ने अपनी पुस्तक में कौन सी रूसो ने लिखा है? रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जो रूसो ने बुक लिखा हुआ है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। किस में प्रस्तुत किया है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किसमें व्यक्त किया है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन से सिद्धांत को? लोकतांत्रिक सिद्धांत को, ठीक है। हाँ, जब सम्राट ने इस प्रस्ताव की अस्वीकार कर दिया, लेकिन सम्राट ने क्या किया? तीसरे वर्ग के लोगों की बात नहीं मानी। जब तीसरे वर्ग की बात नहीं मानी, तो जो तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे वो सभा से उठ के चले आए, ठीक है। तीसरे वर्ग के स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले आए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। क्या मानते थे? प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि
वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। कहाँ पे जमा हुए? इंडोर टेनिस कोर्ट। वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। कौन क्या घोषित किया बेटा? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। जैसे अपने यहाँ पे जो सांसद है ना, तो वैसे ही वहाँ पे उन्होंने क्या घोषित कर दिया? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली असेंबली घोषित कर दिया। घोषित कर दिया। घोषित असेंबली घोषित कर दिया। असेंबली असेंबली, इसे माँ पढ़ेंगे, ठीक है। और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाए तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व किसने, ऐसा इस नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने, ये पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा कि नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा किसने किया था? मिराबियो। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका जो मेन लीडर था, इसका नेतृत्व किसने किया? मिराबियो, है ना। क्या किसने किया? मिराबियो और आबे ने। आबे सीए, हाँ, मिराबियो और आबे सीए, आबे सीए, ठीक है। तो ये इसका नेतृत्व किसने किया? मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? कुलीन। तो कुलीन कौन होता है? अभी बताया था। हाँ सर। कौन होता है? जमींदार। हाँ। लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत को समझता था। कहता है उस जो सामंती व्यवस्था है उसे खत्म किया जाना चाहिए, ठीक है। इस बात से वह सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए, जैसा कि नेताओं का होता है, वो जोरदार भाषण अपने देते हैं, है ना। और आबे क्या था? अच्छा, जो मिराबियो था, ये कौन से वर्ग का था? ये कुलीन वर्ग का था। हाँ, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग, ये कुलीन वर्ग का था। और जो आबे सीए था वो किस वर्ग का था? देखो ये पादरी था। क्या था? पादरी। हाँ, ये क्या था? चलो प्रथम और द्वितीय स्टेज हाँ, के लोग थे। प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों ने क्या किया? ऐसा होता ही है, ठीक है। और तीसरे स्टेट वाले कहाँ मध्यम वर्ग के अपना बना सकते हैं? कोई झंडा आज तक नहीं गाड़ पाए तो अब गाड़ेंगे क्या, है ना। तो उन्होंने क्या किया? इन्हीं दोनों लोगों ने क्या मिलके बनाया? नेशनल असेंबली बनाई। और इन्होंने ये शपथ लिया कि जब तक राजा की शक्तियों को कम नहीं किया जाता है ना, कम करने वाला संविधान नहीं बन जाता है, तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगी, तब तक ये असेंबली खत्म नहीं होगी। तीसरे स्टेट क्या है? तो जो सीए था, मूलतः पादरी था, उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। तो इसने क्या है, क्या लिखा था? इसने एक प्रचार पुस्तिका लिखी, ठीक है। उसका नाम क्या था? तीसरा स्टेट क्या है। क्या लिखा उसने? तीसरा स्टेट क्या है? देखो बेटा, तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका। जैसे प्रचार होता है, प्रोपेगेंडा होता है, जैसे, है ना, जो भाषण जो अपना सरकार बनाने से पहले नेता लोग बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, है ना। जो आज, हाँ, जो नवयुवक हैं सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, सबको नौकरी दिला देंगे, हैं, हमको वोट दो। ऐसा बोलते हैं ना। तो इन्होंने भी क्या किया, एक पुस्तक लिखी, ये प्रचार पुस्तिका, और उसमें अपना पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा जो भी था इनका सब लिख दिया। हाँ, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यक्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, है ना। पूरे फ्रांस को क्या आ रहा था, बहुत ज़्यादा जो लुईस 16वां था उसके प्रति बहुत ही रोषित थी। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। ठंड बहुत पड़ी क्योंकि फ्रांस में क्या है ना, सर्दी बहुत पड़ती है, वहाँ के जो लोग होते हैं बड़े सर्दी की वजह से वहाँ की जो फसल थी वो कैसी हो गई, बर्बाद हो गई।
पावरोटी की कीमतें आसमान छूने लगीं। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोर में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटे के इंतजार के बाद गुस्साई भीड़, औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। वहाँ पे पाव भाजी भी मुश्किल हो गया, तो औरतों ने क्या किया, धावा ही बोल दिया। बड़ी लंबी लाइन लगती थी, है ना। और जो बेकरी के जो मालिक होते थे बड़े ऊंचे दामों में, जो भी अपना पावरोटी था उसे बहुत ऊंचे दामों में देते थे। तो महिलाओं ने क्या किया, दावा बोल दिया उस पर। दावा बोलने का दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ क्या था, सेना ने क्या किया, पेरिस में लोग अपनी सेना को प्रवेश करने का। इससे क्या हुआ, भीड़ अति गुस्सा आ गई, भीड़ को गुस्सा आ गया। 14 जुलाई को बास्टील पर धावा बोलकर उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। कितने जुलाई को, 14 जुलाई को। 14 जुलाई को उसने क्या किया, बास्टील पर धावा बोल दिया और उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब देहाती इलाकों में अब इधर क्या है, गांव में अफवाह फैल गई कि जागीरों मालिकों ने, जो जागीरों के मालिक हैं, जागीर मतलब जागीरें मतलब था इतना, और जागीर का मतलब होता है कि इतना एरिया तुम्हारा, इतना मेरा, इतना, इस तरीके की जागीरें होती थी पहले, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने गांव में ये अफवाह फैल गई, जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए, जो पकी फसलों को तबाह करने के निकल पड़े। जो उनकी फसलें थी किसानों की, उन तबाह करने के लिए निकल पड़े। कई जिलों में भय के आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। और जो ग्रामीण में जो सरकार, वो लुइस की सरकार थी, मतलब लुइस के जो साम्राज्य में जो भी इमारतें बनी हुई थी, उन्होंने अपने अपने बेलचा लिए, भाला लिए, किसी ने कुछ लिया और उन्हें जाके उन पर अटैक बोल दिया, उन्हें गिरा दिया। हाँ, उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया। जो वहाँ पे अन्न भंडार थे, खाने पीने के सामान के जो भंडार थे, उन्हें स्टोर थे, उन्हें लूट लिया। लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। जो टैक्स था, जो उन पर लगान लगता था, ठीक है, वो उन्हें जलाकर ख़त्म कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने विदेशों में जाकर सड़ ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुइस 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। बाद में क्या हुआ, लुइस 16वां जो था रेडी हो गया कि हाँ भैया, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। यानी सामंती व्यवस्था को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अब ये पूछा जाएगा कि सामंती व्यवस्था को कब खत्म किया गया था फ्रांस में, तो 4 अगस्त 1789 में सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। और एक विशेषाधिकार भी था। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश कर दिया गया। विशेषाधिकार कौन सा, पादरी वर्ग का, कि वो कर नहीं देंगे, सरकार को कर नहीं देंगे, या सरकार उनसे कर नहीं लेगी। इसे भी ख़त्म कर दिया कि भैया हम भी टैक्स देंगे अब, ठीक है। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। जब जो धार्मिक कर था वो समाप्त कर दिया गया, है ना, और ज़मीन जो थी वो भी जब्त कर ली गई। इस प्रकार क्या हुआ, 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। कितनी संपत्ति आ गई, 20 अरब। 20 अरब की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। अब फ्रांस बन गया एक संवैधानिक राजतंत्र, है ना। फ्रांस क्या बन गया, संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब ये क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बना, तो नेशनल असेंबली ने सन 1791 में, कब बना, 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। संविधान का जो प्रारूप था वो कैसा कर लिया, पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य है सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। जो सम्राट निरंकुश हो गया था, तानाशाह हो गया था, उनकी शक्तियों को सीमित करना था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय जब इन शक्तियों की विभिन्न संस्थाओं, जब शक्ति किसी को एक को हाथ में दे दो तो वो अपने आप को बड़ा तानाशाह समझता है ना। तो जो वो कहता है वही लोग करते हैं। तो अब ये संविधान ऐसा था कि ये शक्तियाँ थी 3 भागों में बंट गई। कौन कौन से भागों में बंट गई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। अब इसमें जो न्यायपालिका थी, कार्यपालिका थी और विधायिका थी, 3 लोगों में ये बढ़ गया।
तो नेशनल असेंबली थी, इसमें 745 सदस्य थे और जो वोटर थे वो 50,000 पुरुष थे, है ना। सक्रिय नागरिक जो थे 2.8 करोड़ थे और निष्क्रिय जो नागरिक थे वो 30 लाख थे। अच्छा, इसमें निष्क्रिय जो नागरिक हैं वो कौन कौन से थे, यानी जिन्हें इसमें वोट देने का अधिकार नहीं था। किसे किसे नहीं था? पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और जो 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार नहीं था, ये वोट नहीं कर सकते थे। सन 1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, जैसे अभी मैंने बताया। किन किन को अधिकार नहीं था? जो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले, केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक यानी मतदान का अधिकार, 25 वर्ष का हो और ऐसा नागरिक हो, सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका था, 3 दिन की मजदूरी। और शेष पुरुषों, महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था, है ना, यानी बहुत कर चुका थे। टैक्स इनका जो हो वो बहुत ही ज़्यादा हो, ऐसे लोगों को वहाँ पे असेंबली में। हाँ, संविधान अब क्या था? जो संविधान में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। संविधान किससे शुरू हुआ? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी जीवन के अधिकार, जीवन का अधिकार सभी को होना चाहिए, सब जिंदा रहना चाहते हैं। और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के अधिकार, अभिव्यक्ति मतलब हम बोल सकें, हम अपनी बात किसी के सामने रख सकें, इसका अधिकार इन सब की स्थापना हुई। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। अगर जो राज्य है वो इन लोगों की जीवन की रक्षा करे, उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार दे, है ना। जो इनके नैसर्गिक कर्तव्य हैं वो इनकी रक्षा कौन करे? सरकार करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे बस यही है। राजनीतिक प्रतीकों के मायने, जैसे अपना तिरंगा है, तिरंगे के अंदर अब पहले कौन सा रंग है? केसरिया रंग है, फिर उसके बाद सफ़ेद रंग है ना। इसके यहाँ पे इसके यहाँ पे एक चक्र बना हुआ है ना। इस फिर नीचे हरा रंग है और इनके अपने अपने मतलब है, अर्थ है। ठीक है। इसी प्रकार से राजनीतिक प्रतीकों के मायने, यहाँ पे राजनीतिक प्रतीक बनाए गए। अब राजनीतिक प्रतीक कौन कौन से बनाए? 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे नहीं थे। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष कैसे थे? अनपढ़ थे। इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग किया जाता है? प्रतीकों, आकृतियों को जो प्रतीक बना दिए, सिंबल बना दिए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके प्रतीकों का प्रयोग किया। अच्छा, ये प्रतीक किसने बनाए? ये पूछा जा सकता है। तो किसने बनाए? ले बार्बिए। किसने बनाए? ले बार्बिए। जो भी प्रतीक चिन्ह थे वो किसने बनाए? ले बार्बिए। ले बार्बिए। ठीक है। ये ले बार्बिए जो पेंटर था, इसने सारे के सारे चित्र बनाए। टूटी हुई जंजीर, है ना। अब इनके अपने अपने मतलब थे। टूटी हुई जंजीर का मतलब है दासों को बंधन के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। जो दास होते थे, जो गुलाम होते थे, उन्हें जंजीरों में जकड़ के रखा है। पाए में जंजीरें, हाथों में जंजीरें, है ना, और गले में भी। तो अब उन्हें कैसा बना दिया? उन्हें टूटा हुआ दिखा दिया, टूटा हुआ बनाया। ठीक है। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक थी। जो टूटी हुई हथकड़ी बना दी, यानी अब वो स्वतंत्र हैं। दूसरा, छड़ का बर्छीदार गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? एकता में ही बल है। किस में बल है? एकता में ही बल है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। रोशनी बिखेरती आँख का मतलब है सर्वदर्शी आँख का ज्ञान प्रतीक है। सर्वदर्शी आँख किसका प्रतीक है? ज्ञान का, नॉलेज का प्रतीक है।
सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देंगी। क्या कर देंगी? अज्ञान को मिटा देंगी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक। राजदंड किसका प्रतीक है? शाही सत्ता का। अपनी पूंछ मुंह के लिए सांप, अपनी पूंछ मुंह के लिए सांप एक सनातन का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। जो अंगूठी थी उसका कोई अंत नहीं है। अंगूठी जहाँ से स्टार्ट हुई फिर उसी में उसकी पूंछ मुंह के अंदर चली गई। तो इसका क्या मतलब है? सनातनता का प्रतीक है। इसके बाद लाल फ्राइजियन टोपी। लाल फ्राइजियन टोपी का मतलब क्या है? दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। क्या मतलब है? दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। नीला सफ़ेद लाल रंग इनका क्या था? राष्ट्रीय रंग था। फ्रांस का क्या था? राष्ट्रीय, हाँ, नीला सफ़ेद और लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। कैसे रंग थे? राष्ट्रीय रंग। जैसे अपने में केसरिया है ना, सफ़ेद है और हरा है, तो इससे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और डैनो वाली स्त्री मतलब कानून का मानवीय रूप। जैसे अपने यहाँ पे क्या होता है, और जब भी आप गए होंगे कोर्ट में या फोटो में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जो एक स्त्री होती है उसके क्या होता है? आंखें बंद हुई होती हैं कि कानून इसका मतलब है अंधा है। अंधा इसका मतलब नहीं होता है, इसका मतलब है कानून का मानवीय रूप। ठीक है। विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी अपनी नज़र में सब बराबर है। ठीक है। तो आपके ये सारे जो प्रतीक थे वो फिनिश होते हैं।